यार मनी का मेन काम क्या होता है? जैसे कि आप मान लो ये आदमी है, ये जाएगा, यहाँ पे कोई गुड्स रखा हुआ है, ये गुड्स हो गया, गुड्स वो खरीदेगा, तो पूछेगा जो भाई कैसे दिए, तो ये बोलेगा कि जो भाई 50 रुपये किलो, मतलब 50 रुपये 1 kg। तो ये क्या क्या हुआ इसका मतलब? इस गुड्स का जो वैल्यू किया जा रहा है किसके थ्रू? मनी के थ्रू। तो मनी का एक काम क्या हो गया? मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज, ये इसके पास पैसे है, किसी को पैसे दिया, उसके बदले वो क्या लिया? भाई तुम ये दे दो, मान लो बाइक दे दो, ठीक, या फिर बाइक रेंट पे लेता है, तो क्या हो गया? एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तीसरा मनी का क्या काम है? तीसरा मनी का क्या काम है? आप देखो, जैसे कि इसके पास पैसा है, ये जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है सिटी में, अब ये जो जॉब किया उसको ये ट्रांसफर करेगा, तो इनकम का इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर हुआ, इनकम का ट्रांसफर हुआ। तो उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इनकम ट्रांसफर हो गया। आप देखो जैसे कि ये लेबर है, ये लेबर है, ये इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इसका क्या होगा? एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक, लेकिन इसके एनर्जी का जितना खत्म हुआ है उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू मॉनेटरी में लगाया जाता है, जब भाई 500 रुपये इसको पर डे दी जाती है, ठीक, हो गया। मनी का काम देख लिए, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टाइम, इनकम ट्रांसफर, और बहुत सारा है, ठीक। आप खुद लगा सकते हो, देख सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, वो किस में पता चलता है? हाँ? जो इंडिया का नेशनल इनकम इतना है, वो मनी के थ्रू पता चलता है, जो भाई इतना नेशनल इनकम है। जीडीपी है, वो किसके थ्रू पता चलता है? मनी के थ्रू पता चलता है, जो भाई ये इतना जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम है, वो कैसे पता चलता है? इतना पता चलता है भाई 55,000 की इतना है। तो ये सब काम किसका है? मनी का। समझ गए? अब अब जैसे ये आदमी है, ये आदमी, इसके पास मनी है, ठीक, ये मनी इसके पास है, तो इसका फिर ये क्या काम करेगा? मनी है इसके पास तो क्या करेगा? या तो कुछ खरीदेगा, तो इसका क्या? ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक। या तो नहीं खरीदेगा, या तो बाय किया, या बाय नहीं करेगा, क्योंकि भाई रेट बढ़ा हुआ है अभी, तो अभी नहीं करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो एक तो क्या होता है? इमीडिएट ट्रांजैक्शन होता है, मनी है तो इसके पास, तो एक इमीडिएट ट्रांजैक्शन किया, ठीक। दूसरा क्या हो गया भाई? फ्यूचर में कुछ हो ना, कुछ अनइवन ऐसा कुछ हो ना, जिससे कि मतलब किसी तरह का डिजास्टर ऐसा कुछ हो जाए, मान लो कि स्पेंड करने के लिए रखते हैं, ठीक, एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा है मनी का फिर क्या? एक स्पेकुलेटिव भी होता है, स्पेकुलेटिव भी काम करते हैं इसके थ्रू। तो आप देखो मनी टाइप्स कितना होता है भाई? टाइप्स देखोगे तो एक तो क्वाइन हो गया आपका, क्वाइन। दूसरा क्या हो गया? पेपर करेंसी हो गया, पेपर करेंसी हो गया, ठीक। अब कार्ड वार्ड वाला भी सिस्टम चलता है, वो भी एक तरह से मनी का ही एक कैटेगरी है, लेकिन जनरल क्या होता है? पेपर करेंसी हो गया और क्वाइन हो गया। स्टार्टिंग में पहले क्या था? स्टार्टिंग में यदि देखेंगे तो पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब आपके पास मान लो ये हो गया गेहूं है, ठीक, ठीक, इसके पास चावल है, व्हीट है, ठीक, आपको चावल चाहिए, ठीक,
आप क्या करोगे, इसको गेहूं दोगे और उसके साथ चावल लोगे, मतलब यहाँ पे मनी का यूज नहीं है, बाटर में काम करते हैं। ठीक, बाटर सिस्टम। अब बाटर सिस्टम की समस्या क्या है भाई, एक तो भाई अब ये गेहूं वाला है तो ये मतलब जो ये इसको चावल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक तो ये समस्या हो गया। डबल कोइंसिडेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब भाई इसको चावल चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी डिपेंड करता है ना। अब ये लेके जाएगा, इसको चाहिए ही नहीं, तो फिर इसको दूसरा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और जिसको गेहूं की जरूरत पड़े। तो एक तो ये हो गया। तीसरा, अब ये कितने दिन में इसको मिलेगा, तो ये तो मान लीजिए पेरिसेबल है तो ये खराब भी हो जाएगा, पेरिसेबल है तो ये खराब भी हो जाएगा। ठीक, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होगा। ठीक, अब देखो इसमें और क्या हो सकता है, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई इसको उठा के आप गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा इसको देने के लिए, फिर यहाँ से ये लेके आना पड़ेगा इससे। ठीक, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। उसके बाद क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ, अब मान लीजिए जब ये बाटर वाला सिस्टम है, बाटर वाला सिस्टम है, तो एक फैमिली क्या करेगा भाई, एक फैमिली क्या करेगा, तो भाई ये अब हम कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए सब कुछ खुद वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। ठीक, सब कुछ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है, उसको क्या करता है, वो नीचे कर रहा है, क्योंकि भाई अब एक ही आदमी सब कुछ काम करने लगेगा तो वो उसके लिए ठीक नहीं है ना, फिर उस सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। तो प्रोडक्शन नीचे जाएगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस नहीं होंगे। ठीक, तो ग्रोथ नहीं होगा उस तरह से। तो ये हो गया आपका उसमें क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम में क्या क्या लूप होल है वो देखिए। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं कोविड के टाइम में भी, नहीं कोविड के टाइम में नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी थोड़ा बहुत ये बार्टर वाला काम देखा गया था, क्योंकि मार्केट से लोगों के पास वो पैसे थे नहीं, तो बार्टर का थोड़ा बहुत उसमें यूज देखा गया था लोकल लेवल पे, इस तरह के थे। ठीक, समझ गए। आप देखते हैं मनी सप्लाई, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होता है वो, तो इसके 4 पैमाने हैं। एक है M0, M1 से लेके M4। ठीक, यहाँ तक है। अब देखिए M1 क्या होता है। M1 मतलब ये कोई इकोनॉमी है, ये कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर कितना मनी है, कितना मनी है वही मेजर करते हैं, उस इकोनॉमी में कितनी मनी है वही इस फार्मूला के थ्रू मेजर करते हैं। भाई M1 है इतना, M2 है इतना। अब जैसे देखो मनी है, तो एक तो भाई जनता है, इस जनता के पास में पैसा होगा, सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद अब बैंक है, बैंक है वो हो गया आपका। ठीक, पोस्ट ऑफिस है, ये इस सब के पास में कितना मॉनेटरी का सप्लाई है उस चीज को देखा जाता है इस मनी सप्लाई के थ्रू। ठीक, तो देखो बैंक में आप जाओगे तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक हो गया आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट एंड सेविंग, दूसरा क्या होता है FD वाला होता है, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, या RD रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको भाई 3 साल 4 साल 5 साल करना पड़ता है, और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू दिस इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट में मिलता है। ठीक, तो एक बैंक वाला हो गया। ठीक, दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में भी एक तो आपका करंट वाला हो गया, ठीक, और दूसरा फिक्स्ड वाला हो गया। ठीक, आप देखो यदि आप करंट में और ये फिक्स में, करंट में क्या होता है भाई, आप इसमें कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक, FD RD में क्या होता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका, कम देगा कंपेयर टू दिस। FD RD में क्या होता है, एक बार, क्योंकि भाई बैंक के पास ये सर्टेनिटी तो नहीं है जो भाई कभी भी आदमी आएगा पैसा निकल के जाएगा। ठीक, लेकिन FD RD में यदि करवाते हैं तो बैंक के पास ये तो रहता है जो भाई फिक्स्ड के लिए आया है, ये 3 साल या 4 साल
पैसा नहीं निकले, तो बैंक उस पैसे को कहीं तो यूज कर सकता है। अब किसी आदमी को पैसा दिए हैं, उसको कहते 4 साल के बाद हम तुमसे लेंगे, तो वो कहीं उस पैसे को यूज करेगा। पैसा केवल उसको हाथ में दिए हैं, बोलेंगे अब कब लेंगे उसका कोई ठीक नहीं है, तो पैसा तो वो अपने पास रखा रहेगा, कोई ठीक नहीं है कब आके ले जाएगा नहीं जाएगा। तो वही होता है करंट या सेविंग में होता है, कब आके ले जाएगा। तो इसीलिए इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है। एफडी पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। यदि इस बीच में कोई भी किसी सिचुएशन में आप जाके कहेंगे नहीं एफडी को मुझे तोड़वाना है, आरडी को तोड़वाना है, तो उसमें आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट आपको पेनल्टी देना पड़ता है। ठीक, तो M1 में क्या आता है, M1 में एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो ये जनता के पास जो है वो आ गया, ठीक। उसके बाद ये कासा वाला आ गया, ठीक, समझ गए। ये हो गया आपका M1, समझ गए। अब आते हैं M1 के बाद M2। M2 में क्या आएगा, एक तो आपका ये आ गया, ये वाला, दूसरा ये आ गया, मतलब इसका भी करंट वाला, पोस्ट ऑफिस वाला करंट वाला आ गया, ठीक। M3 में क्या आ जाता है, M3 में आपका क्या आ गया, एक तो ये आ गया, दूसरा बैंक का ये एफडी आरडी वाला आ गया, ठीक। M3 में ये दोनों आपका आ गया, और इसका ये करंट वाला M3 में। अब जब M4 में जाएंगे, M4 में क्या क्या आता है, M4 में आएगा आपको कौन सा है, देखो CU तो सब में रहेगा, करेंसी इन सर्कुलेशन जो जनता के पास है वो CU तो सब में रहेगा। M1, M2, M3 हो गया। M4 में क्या हो जाएगा, सब आ जाएगा, ये समझ गए, सब ये CU हो जाएगा, CU हो जाएगा, प्लस ये बैंक का कासा वासा सब हो जाएगा, FD वाला भी आ जाएगा, और ये पोस्ट ऑफिस का दोनों हो जाएगा। तो ये सब हो जाता है। अब देखते हैं भाई, ये तो आपका एक सिंपल हो गया। अब देखो ना, ये M0 से लेके M4 तक ये आपका एक ये मॉनेटरी सिंपल आपका हो गया। इसमें एक होता है क्या, ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी किसको बोला जाता है, M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। इसको M3 को क्यों ब्रॉड मनी ये बोला जाता है, क्योंकि M3 में क्या आता है आपका, M3 में देखिए करेंसी इन सर्कुलेशन ये हो गया, और दूसरा कौन सा आता है CU के बाद एक कासा वाला अकाउंट। M0 से M4 तक देख रहे थे, तो जो ये जो था आपका M3 में जो CU होगा, और ये बैंक में जो दोनों है, एक कासा है और ये FD RD ये होगा, समझ गए। और ये पोस्ट ऑफिस में जो है ये सेविंग वाला, और दूसरा ये टाइम वाला, ये नहीं आएगा M3 के अंदर, और M4 में सारे आ जाएंगे। तो M3 जब हम इकॉनमी के अंदर एग्रीगेट मनी सप्लाई जब फाइंड आउट देखते हैं, तो उसमें क्या आता है, ये ही M3 को माना जाता है, ठीक। अब देखिए M3 को ही देख के, M3 को मेजर करके हम एग्रीगेट मनी सप्लाई कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा ये देख लो ना, ठीक। और अब जब आते हैं तो ये M0 से लेके M1, M2, M3, M4 ये सब के यदि हम लिक्विडिटी देखेंगे, लिक्विडिटी क्या होता है भाई, लिक्विडिटी क्या होता है, कोई एसेट्स है जो इजीली वो कैश में चेंज, मतलब कैश में वो ट्रांसफर हो जाए, कोई एसेट्स है तो हाई लिक्विड एसेट। जैसे कि मान लें आपके पास गोल्ड है, और आपके पास क्या है, हाउस घर है, हाउस है, ठीक है। तो मोर लिक्विड कौन होगा, गोल्ड। भाई गोल्ड को लेके तो जाएंगे आपको कहीं पे, और उसको मतलब मान लीजिए कोई ज्वेलर के पास जाएंगे, उसको देंगे, तुरंत आपको पैसा दे देगा। लेकिन हाउसिंग के लिए आपको बेचने के लिए क्या थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो ये इसमें टाइम टेकिंग है, तो लिक्विडिटी इसका कंपेयर टू गोल्ड कम है। उसी तरह से M0 से M3 तक आते हैं, तो M0 में क्या आता है, CU आ जाता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, नहीं M0 में नहीं, M1 में। M0 तो हाई पावर मनी होता है, वो तो RBI वाला। M1 में क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, और दूसरा मतलब ये जनता के पास जो है दूसरा, और ये बैंक के पास ये कासा, वाला अकाउंट, ठीक।
तो इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई अब जनता के इसके पास में पैसा हाथ में रखा हुआ है। और दूसरा क्या, अब बैंक में ये कभी भी जाके निकाल सकता है, कासा में से कभी भी निकाल सकता है, एटीएम के थ्रू ये निकाल सकता है। तो इसके पास क्या हो गया, मतलब ये पैसे इसके पास कभी भी किसी टाइम में इसके पास हाथ में है। तो लिक्विडिटी M0 M1 का मोर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। M2 में उससे कम लिक्विडिटी आता है, M3 में उससे कम आता है, ठीक। M4 में उससे कम आता है, क्योंकि देखो M2 में फिर क्या ऐड हो जाता है, M2 में इसका कासा और उसका सेविंग वाला, पोस्ट ऑफिस का सेविंग वाला ऐड हो जाता है। तो भाई चलो ठीक है, लेकिन ये जब सेविंग वाला इसमें ऐड कर देंगे तो पोस्ट ऑफिस से भी पैसे निकालने में थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी, तो वो लिक्विड उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू द M1, ठीक। M3 में क्या आ जाता है, M3 में आपका बैंक का FD RD आ जाता है, FD और RD वाला आ जाता है। तो इसको भी तो लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं, क्योंकि FD RD तो एक फिक्स की तरह होता है। तो अब जब आप चाहेंगे जाके पैसे निकाल के उसको आप मतलब खर्च करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी इसके कंपेयर टू कम होता है, समझ गए। अब देखिए M0 क्या होता है, M0 को बोला जाता है, बस लिक्विडिटी सिंपल सी होती है। जो आपके पास में एसेट्स है ना, जो एसेट्स है, ठीक है, उसको आप कैश कितना जल्दी करवा सकते हैं, ठीक है, कौन इजीली कैश में मतलब ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। तो वो आपका लिक्विडिटी मतलब फाइंड आउट कहते हैं ना, ये मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया, इसमें मार्केट में क्या कैश बहुत आ गया है, क्या है मार्केट में, पैसा है मार्केट के अंदर, ठीक। अब देखिए M0 क्या होता है, इसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। ये क्या होता है, ये आपका जो आपका सेंट्रल बैंक है, जो वो प्रिंट करके जो वो निकालता है, वो हो गया। अब जो आपका सेंट्रल बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उसके थ्रू जो पैसा आता है मार्केट में छापने के बाद जो आता है, वो हो गया आपका हाई पावर्ड मनी हो जाता है। अब ये कैसे करेगा, तो इसके लिए भी कंडीशंस है, पहले कंडीशंस भी था, अब तो बहुत सारे कंडीशंस में रिलैक्सेशन आ गया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन साइड ऑफ द इकोनॉमिक। आपकी किस तरह का है ये कंडीशंस क्या था, पहले ये था कि जो भाई आपके पास में गोल्ड आई थिंक इतने करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो फॉरेन सिक्योरिटी है वो इतने करोड़ का होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद बुलियंस है, ये सब है। अब देखो ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ऐसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे इसलिए बोला जाता है, ये एक जो IMF हो गया, या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेन IMF हो गया, या ये एक तरह इस तरह का नॉर्म्स है, एक तरह का नॉर्म्स है। यदि आपने बहुत ज़्यादा आपने पैसा मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड मनी सप्लाई बढ़ा दिया, पैसे छापते गए मार्केट में आ गए, ठीक, वो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यदि मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी है और गुड्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाँ, नहीं कहते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मनी जो होगा वो फ्यू गुड्स को परचेज करेगा, ठीक। तो इन्फ्लेशन आ जाएगा तो आपकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इफेक्ट होता है। जब आप IMF या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं तो उसका जो नॉर्म्स होता है वो मानना पड़ता है। जैसे कि अभी देखो पाकिस्तान को ही जैसे कि अभी बेल आउट दिया था, और बहुत सारा मतलब IMF के थ्रू $3 बिलियन के मतलब लगभग पाकिस्तान को दिया है। तो बहुत सारे कंडीशंस लगाए ना, IMF बोला ना कि भाई ये जो आपको इकोनॉमी में ये सब करना होगा, जैसे जो आप ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, उसके बाद एक्सपेंडिचर को इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंड करो, फिर उसके बाद आप जो इधर उधर एक्सपेंड करते हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा लेते हो, और जो आपका एसेंशियल है उसमें खर्च नहीं करते हो, तो इससे इकोनॉमी नीचे चली जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हो मेरे पास कटोरा लेके पैसे मांगने के लिए, ये नहीं है चलेगा, तुम इकोनॉमी को सही करो, फिर उसके बाद पैसा देंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन होता है। तो ये एक नॉर्म्स हुआ, इंडेफिनिट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये नॉर्म्स हुआ। ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखो पहले एक वो जब पढ़ेंगे, एक पहले क्या था, डॉलर वाला इकोनॉमी था,